सिमरन, हमेशा हमारी जीवन में यही कोशिश रहती है कि हम किसी के साथ गलत ना करें, हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की वजह से हमारा नुकसान हो जाता है, दूसरों की वजह से हमें हानि पहुंचती है और साथ ही साथ हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में वैभव, हम न्यायपालिका का सहारा लेकर सामने वाले व्यक्ति पर मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि जब भी आप मुकदमा दायर करने जाएंगे तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके प्रतिनिधि के तौर पे आपको ज़रूरत होगी एक अच्छे वकील या लॉयर की। और ये जानने की ज़रूरत है कि जब आप एक लॉयर को हायर करते हैं तो आपके अधिकार, आपके कर्तव्य क्या होते हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दर्शकों, एक अच्छे लॉयर को हायर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस वकील के साथ हम अपने केस की शुरुआत करते हैं, आगे चलकर उसके साथ कोई ना कोई मनमुटाव हो जाता है या किसी कारण से कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ऐसे में हम ढूंढते हैं एक दूसरा वकील, और इन्हीं सभी समस्याओं से बचने के लिए लिटिगेंट्स को अपने अधिकार, अपने जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्यों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ सिमरन, बहुत अच्छी बात कही है आपने। लिटिगेंट्स और वादी के जो अधिकार होते हैं, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, इन्हीं ज़रूरी बातों पर चर्चा करने के लिए आज एक बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट RN यादव जी, हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। जी सर, और सर हम बातचीत कर रहे हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लिटिगेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि वादी यानी लिटिगेंट कौन होता है। लिटिगेंट जिसका भी कोई सिविल राइट का हनन होता है, या उसका कोई क्लेम है, प्रॉपर्टी में है या पेमेंट्स में है या किसी भी चीज़ में अगर उसका राइट है और वो उसको नहीं मिल रहा, ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं मिल रहा, तो ही इज़ लेफ्ट विद नो ऑप्शन अदर देन टू गो टू ए जुडिशल फोरम। तो जुडिशल फोरम के लिए सबसे पहले उसको अपने राइट को असर्टेन करना चाहिए कि मेरा राइट क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके बेसिस क्या है। मैं एक राइट्स क्लेम कर रहा हूँ, उसका बेसिस होगा। तीसरी चीज़, उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास क्या है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं या मेरे पास सिर्फ ओरल एविडेंस है जिसके बेसिस में मैं क्लेम कर रहा हूँ। सो बिफोर ए लिटिगेंट गो टू एन एडवोकेट, ही मस्ट एंश्योर व्हाट ऑल दोज right and what all those documents, documentary proof he has, उनकी स्क्रूटनाइज करके देन ओनली ही शुड विजिट टू द काउंसिल। जी बिल्कुल सर। और मुकदमा दायर करने से पहले वो कौन से ज़रूरी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है एक लिटिगेंट? जिसके बेसिस पे अपना क्लेम वो दायर करता है। फ़र्ज करो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसकी अगर उसका राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, उसके पेरेंटल क्या है, या उसने परचेज की है, तो उसका एग्रीमेंट या इनहेरिटेंस के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, या उसका लॉन्ग आउटस्टैंडिंग पोजेशन है जिसमें कि बिजली के बिल हैं, हाउस टैक्सेस की रिसीट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें उसको लेके जानी पड़ेगी। जी हाँ सर, और ऐसे में कोर्ट में जब भी कोई केस या मुकदमा दायर करना हो तो एक अच्छा वकील हायर करना ये क्यों ज़रूरी है? देखिए क्या है, राइट तो लिटिगेंट का है, लेकिन क्योंकि लिटिगेंट को कोर्ट के प्रोसीजर का, कोर्ट की वे ऑफ प्लीडिंग का और कानून का, किस कानून के तहत उसको उसका राइट मिल सकता है, उसके लिए निश्चित तौर पे उसको एक अच्छे वकील की ज़रूरत है। और उसमें भी उसको लिटिगेंट को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो केस है वो रेवेन्यू का है, सिविल का है, मैट्रिमोनियल है। बिकॉज क्योंकि आजकल एडवोकेट्स में भी डिफरेंट लाइन और डिफरेंट एक्सपर्टाइज आ गई है। क्यों, लीगल एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट होता जा रहा है, नए दिन रोज़ नए कानून आते हैं, तो उसकी एक्सपर्टाइज, तो उस हिसाब से लिटिगेंट को चाहिए कि वो ऐसे वकील से संपर्क करे जैसा उसका केस है। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड केस है तो वो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के एडवोकेट को कांटेक्ट करे। अगर क्रिमिनल केस है तो वो क्रिमिनल रिलेटेड एडवोकेट्स को संपर्क करे। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में लिटिगेंट अपने ब्रीफ को रॉन्ग एक्सपर्ट के हाथ में दे देता है और उससे उसको आगे जाके वकील बदलने तक की नौबत आ जाती है। बिल्कुल सर। जब भी किसी केस की सुनवाई चल रही होती है और जब भी कोई मुकदमा दायर
कर दिया जाता है और मुकदमा चल रहा होता है, क्या सेकंड ओपिनियन लेना कितना ज़रूरी होता है और क्या ये सेकंड ओपिनियन लिया जा सकता है? बिल्कुल सही है। जितने भी हाई स्टेक मैटर्स हैं जी, उसमें निश्चित तौर पे मेरी एडवाइस ये है, अगर लिटिगेंट को सेकंड ओपिनियन लेना ही चाहिए। रीज़न क्या है, एडवोकेट अपनी प्रोफेशनल स्किल से, जो भी आपने हायर किया है, ही वुड ट्राई टू डू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड स्किल। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्योंकि लॉ सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए अगर आपने सेकंड ओपिनियन किसी दूसरे एक्सपर्ट से लिया, हो सकता है वो उसमें नई चीज़ और नए इनपुट्स डाल के आपके केस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे। जी। तो जहाँ भी आपकी वैल्यूएशन और स्टेक किसी मुकदमे में ज़्यादा है, तो नेचुरल है सेकंड ओपिनियन लेना ज़रूर चाहिए। और सर ऐसे में जब भी हम मुकदमा दायर करने वाले हों, उससे पहले जो वादी है यानी जो लिटिगेंट है, उसे वकील से कौन कौन से विषयों पर बातचीत कर लेनी चाहिए? लिटिगेंट को चाहिए कि अब वकील से डिटेल में बात करे, अब ये मेरा राइट है, मेरे पास ये एविडेंस है, सबूत हैं, तो इन चीज़ों को लेके जो जिस काउंसिल को वो एंगेज कर रहा है, वो किस रोड मैप से उसको उसकी मंजिल तक ले जाएगा और उसमें क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं, क्या शॉर्टकमिंग आ सकती हैं। और निश्चित तौर पे एक लिटिगेंट को अपना पूरा पक्ष एडवोकेट को बताना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पूरी चीज़ें कंसर्निंग टू द राइट, जो उसकी प्रॉपर्टी के राइट है या जिसके लिए वो गया है, अगर वो पूरी चीज़ जब तक नहीं बताता, द काउंसिल मे नॉट बी एबल टू हेल्प हिम आउट। बिल्कुल सर। सर, किसी भी कोर्ट केस का जब भी कोई नतीजा आता है तो उसका सीधा असर लिटिगेंट पर ही पड़ता है, और हम जानना चाहते हैं आपसे कि जब भी एक लिटिगेंट, एक वादी, एक प्रोफेशनल लॉयर की सेवाएं लेता है, तो उसमें वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनका पहली बात तो ध्यान रखा जाना चाहिए, और दूसरी बात ये कि क्या उन सभी ज़रूरी बातों को एक अग्रीमेंट का फॉर्म दिया जा सकता है? नो, ये कंसेप्ट जो एग्रीमेंट बिटवीन ए लिटिगेंट एंड लॉयर के एग्रीमेंट का कंसेप्ट अभी हमारे यहाँ नहीं है जी। ये म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ, जो भी लॉयर है वो अपनी एबिलिटी से ज़्यादा बाहर जाके लिटिगेंट की कोशिश करता है, बिकॉज दैट गिव्स हिम ए क्रेडेंशियल दैट आई हैव डन a good work and I got it a relief for my client. Absolutely. So he will try his best. But at the same time, sometime a litigant is also required to be diligent. जी। Because होता क्या है, मुकदमे की पैरवी तो काउंसिल करता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी सपोर्ट जो है लिटिगेंट करता है। एंड लिटिगेंट अगर उसको सारी चीज़ें नहीं बताएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा, तो एडवोकेट विल नॉट बी एबल टू प्लीड। एंड एट द सेम टाइम एन एडवोकेट ओनली कैन प्लेज हिज स्किल एंड हिज ड्यूटीज टू परफॉर्म वेल, otherwise he can't take a contract out of it that I will definitely get you insured the things. If someone is doing that, that is not legally and ethically correct. जी सर। और सर, जो वकील है वो एक वादी यानी लिटिगेंट के नाम से वकालतनामा कोर्ट में प्रस्तुत करता है, तो ऐसे में एक लिटिगेंट के क्या क्या अधिकार हैं कि कौन कौन सी जानकारियां जो हैं वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसे पता होनी चाहिए? देखिए, लिटिगेंट हैज ए राइट टू नो what is being pleaded on his behalf. First of all, litigant has a right what the opposite party has made a response to his claim, because on these two things, his claim and the defense of the other party, the case would travel. So at that stage लिटिगेंट को चाहिए अपने वकील से मिलके, अगर मेरा ये केस था, दूसरी पार्टी ने उसके बारे में क्या कहा है, और जो दूसरी पार्टी ने डिफेंस लिया है उसका काउंटर एविडेंस और काउंटर इंफॉर्मेशन वादी को, अपने वकील को देनी चाहिए।
जी सर। और सर जो वादी है, लिटिगेंट है, और उसमें जो वकील है, उन दोनों के बीच में किस तरह का प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए, उसके बारे में हमें और बताएं। Professional relationship is only an advocate and a litigant, and the advocate is bound by the Advocate Act. His conduct is always to within four walls of the Advocate Acts, and similarly a litigant, he is paying the fee for the services he is obtaining. जी। And it is because of the now region in Delhi, etc. Now the fee structure has come on per hearing. Otherwise, earlier it used to be one time of a case. जी सर, बिल्कुल ठीक। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट RN यादव जी फ्रॉम हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा, जो बता रहे थे लिटिगेंट्स यानी वादी के अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में। सर, आपने समय निकाला हमारे साथ स्टूडियो में आके इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की। Thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.